नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला यूके में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी लगातार क्लासेस चल रही हैं। ये क्लासेस हमारे लिए यूके पीएससी या यूके ट्रिपल एससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए है। आप चाहे आरओ की तैयारी कर रहे हो, एआरओ की तैयारी कर रहे हो, आप एसआई देने वाले हो, लोअर पीसीएस या अपर पीसीएस, या साथ में आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, आप कोई भी एग्ज़ाम यूके पीएससी या यूके ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम अगर आप तैयार कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, क्लास शुरू करने से पहले चलिए, जैसे कि मैंने कहा था कि जो भी कमेंट मुझे सबसे प्यारा लगेगा मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा। तो प्रकाश सिंह भाकुनी जी हैं हमारे, वो उत्तराखंड से कहीं से होंगे, शायद मुझे क्षेत्र का नाम तो नहीं पता। उन्होंने कहा कि सर पढ़ तो हम रहे ही हैं, साथ साथ आप सीख भी रहे हैं। देखिए बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि अगर आप लोग पढ़ पा रहे हैं और सीख पा रहे हैं तो इससे अच्छी बात कुछ भी नहीं हो सकती। शायद आप ज़रूर ग्रो कर रहे होंगे। साथ साथ उन्होंने लिखा कि सर क्लास के बाद दिमाग के धागे खुल जाते हैं और वो धागे जो बहुत समय से उलझे पड़े थे वो सुलझ भी गए हैं। तो देखिए बड़ा प्यार है आप लोगों का, आप लोग इतना मेहनत भी कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, तो बस इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए। देखिए हम लोग एक दिन ज़रूर सफल हो जाएंगे। अभी पेशेंस रख कर के काम करने की ज़रूरत है। एक बड़ी सुंदर कहावत है कि प्रैक्टिस लाइक ए डेविल, प्ले लाइक ए एंजल। यानी कि जब एक विषम परिस्थिति होती है तो उस समय जो अभ्यास होता है वो एक शैतान की तरह होना चाहिए। आपने पुराणों में अगर कभी पढ़ा हो, अपने पुरानी कथाओं के अंदर, कि राक्षस बहुत लंबे लंबे समय तक तपस्या करते थे, बड़ी पूजा पाठ करते थे, अर्चना करते थे, अपनी सिद्धियों को सिद्ध करने के लिए बड़ा प्रयत्न वो करते थे। तो एक प्रयास वो एक शैतान की तरह होना चाहिए, जबकि आपको सिद्धि मिलने के बाद उसका इस्तेमाल एक देवता की तरह होना चाहिए। ऐसी एक इंग्लिश के अंदर एक कहावत है। तो आप भी, ये समय बड़ा मुश्किल समय रहता है कि सिलेक्शन नहीं होना, समस्या होना, लेकिन हम पार पा लेंगे। अगली बार आप और हमारा नंबर है, अगली बार हमें आगे बढ़ जाना है, हम बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हमारी जो क्लास है वो हिस्ट्री की क्लास है और हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे, मैं आप लोगों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ा रहा था। BEIC मतलब समझ जाओगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके जो चार्टर एक्ट उसके अंदर थे, चार्टर और जो अन्य एक्ट थे उनकी हम लोग चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो वहीं पे आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग चीज़ें देख चुके हैं। ठीक, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जिसका जिक्र हुआ था लास्ट क्लास में, आज उससे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए उसके बाद क्या होता है कि 1786 का अधिनियम आता है। 1786 का अधिनियम आता है। 1786 अधिनियम में अब क्या क्या बातें हैं जरा थोड़ा ध्यान से देखना। देखो होता क्या है बच्चे, अगर मैं आपसे कहूँ मोटे तौर पे कि अगर आप एक शादी में गए और शादी में जाने के बाद वहाँ बहुत अच्छे अच्छे पकवान है, बहुत सब कुछ अच्छा है, और आपको क्या कर दिया गया, वहाँ उनके बीच छोड़ दिया गया। साथ साथ आप उसमें क्या है कि उन सब चीज़ों को आप देख पा रहे हैं, लेकिन आपको मुंह को बंद कर दिया गया, आपको मतलब खाने की अनुमति नहीं मिल पा रही है। तो वो शादी आपके लिए या वो दावत आपके लिए किसी मायने रखती नहीं है। ऐसे ही हो रहा था इस समय। इस समय जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था कॉर्नवालिस। गवर्नर जनरल क्या थे, उनका नाम था कॉर्नवालिस। ठीक है, जिसे आप लॉर्ड कॉर्नवालिस कहते हैं, वही कॉर्नवालिस। तो गवर्नर जनरल कौन है, कॉर्नवालिस है। अभी तक हो क्या रहा था कि अगर आपने देखा कि गवर्नर को गवर्नर जनरल कर दिया गया है, लेकिन उसके हाथ बांध दिए गए हैं। यानी कि वो एक तरीके से गवर्नर जनरल जो होते थे, साथ में इनकी सहायता करने के लिए क्या होती थी, परिषद होती थी, या सहायता करने के लिए इनकी एक समिति होती थी, कार्यकारी समिति होती थी। ठीक है, वो क्या होता था, ये इसके अधीन एक तरीके से होता। अभी तक क्या होता था कि अगर कोई भी निर्णय लेना है वो गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के सामंजस्य या परिषद से पूछ के ही, इससे वोटिंग करा के, इससे पास करा के तब वो निर्णय लिया जाता था। यानी कि अपनी परिषद के निर्णयों की अवहेलना नहीं कर सकता था, उन्हें निरस्त नहीं कर सकता था। तो ये अधिकार अब दिया गया कब, 1786 के अधिनियम में। उस समय कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल है। तो ये ट्रायल के रूप में सामने आया कि गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय, गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के निर्णय निरस्त करने, साथ ही साथ एक तो ये निरस्त करने का, साथ में अपने निर्णय
लागू करने का अधिकार मिला। ये अधिकार दिया गया कि भैया आप गवर्नर जनरल क्या कर सकता है, अपनी परिषद के निर्णय को क्या कर सकता है, निरस्त कर सकता है, साथ ही अपने निर्णय को लागू करा सकता है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा कर लेगा, विशेष परिस्थितियों की सामने बात रखी गई। ठीक है, क्या विशेष परिस्थितियों में ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या करा गया, यहाँ गवर्नर जनरल के अंदर प्रधान सेनापति की शक्तियाँ निहित करी गई। प्रधान सेनापति की शक्तियाँ निहित की गई। यानी कि अब ये सेना के ऊपर भी अपना अधिकार जमा सकता है, अपने निर्णय सेना के ऊपर लगा सकता है। तो ये दो बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब देखिए कार्नवालिस जो इम्पोर्टेंट है, कार्नवालिस इम्पोर्टेंट होता है। आपने इतिहास में अगर पढ़ा हो, जब हम ब्रिटिशर्स को पढ़ते हैं तो ब्रिटिशर्स की आर्थिक स्थिति को हमें पढ़ना होता है। तो इन्होंने क्या किया कि राजस्व को बढ़ावा करने के लिए कार्नवालिस ने 1793 में क्या करा था, स्थायी बंदोबस्त लगाया था। आपने 3 तरीके के बंदोबस्त देखे होंगे, स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ठीक है, जो स्थायी बंदोबस्त किसकी देन है, वो कार्नवालिस की देन है। इसने शुरू करा, इसी ने राजस्व इकट्ठा करने के लिए कलेक्टर का पद लाया, कलेक्टर के पद में ताकत भाली। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, वर्तमान भारतीय सिविल सेवा का जो जनक माना जाता है वो किसे माना जाता है, कार्नवालिस को माना जाता है। तो यही मैं लिख देता हूँ, कार्नवालिस को एक तो स्थायी बंदोबस्त लेके आए थे, ये इनके समय की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्थायी बंदोबस्त। एक ये ध्यान रखना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये 1793 में आया था स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो वर्तमान हमारा सिविल सर्विसेज का ढांचा है वो किसकी देन है, वो कार्नवालिस की देन है। और भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है, वो कार्नवालिस को कहा जाता है। भारतीय सिविल सेवा का जनक। और जैसे ही सिविल सेवा मैंने लिखा तो ज़रूर मुझे उम्मीद है कि आप लोग, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, उनके रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि सिविल सेवा है ही ऐसी चीज़ यार। ठीक है, मेहनत करते हैं, कुछ अचीव करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपके सामने हुआ 1786 का अधिनियम। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में डालना। बाकी इसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की यहाँ से ज़रूरत नहीं है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इसके बाद अगला अधिनियम हमारा है 1793 का चार्टर अधिनियम। देखो, अब आगे बढ़ते हैं। 1793 का चार्टर अधिनियम, चलिए 1793 का चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट कह सकते हैं। अब यहाँ क्या हुआ, वही सब चीज़ें जो चली आ रही थी उसी को और बेहतर करने की कोशिश करी जा रही है। यानी गवर्नर जनरल को और मजबूत और ताकतवर कराने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, पहली चीज़ देखिए, अभी हमने बताया कि जो कार्नवालिस जब गवर्नर जनरल बना तो एक ट्रायल के रूप में ये देखा गया कि अगर हम लोग शक्तियाँ इसके अंदर डालते हैं और इससे परिषद के निर्णयों को उलटने या निरस्त करने का अधिकार देते तो ये कितना सक्सेसफुल हो पाता है, नहीं हो पाता। और उन्होंने इसके अद्भुत परिणाम देखे। तो उस समय निर्णय लिया गया कि क्यों ना हम जो कार्नवालिस को शक्तियाँ दी गई थी, उन शक्तियों को आने वाले जितने भी हमारे गवर्नर जनरल होंगे सबके लिए विस्तारित कर दिया जाए। तो ये ध्यान रखना कि शक्तियों का विस्तार जो कार्नवालिस को दी गई थी, चलो मैं लिखता हूँ कि शक्तियों का विस्तार आने वाले सभी गवर्नर जनरलों तक किया गया। ठीक है, कि शक्ति का विस्तार क्या करेंगे, आने वाले जितने भी गवर्नर जनरल होंगे कार्नवालिस के बाद से, उन सबको वो शक्तियां मिल जाएंगी जो कार्नवालिस को दी गई थी। ठीक है, दूसरी बात, अगर आपको याद होगा हम लोगों ने एक नियंत्रक मंडल बनाया था। एक्चुअली हम लोग क्या बनाने वाले तो वही थे, नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें 6 सदस्य आपने देखे थे। ठीक है, अभी तक बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था और इसके जो सदस्य थे और इसके अंदर जो कर्मचारी थे, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट सवाल बनता है वाला, इनका वेतन
अभी तक ब्रिटिश सरकार के अधीन था, जब ब्रिटिश सरकार के राजस्व से आता था। लेकिन ये निर्णय लिया गया कि अब इनका वेतन 1793 के बाद इनका वेतन, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त से क्या करा जाएगा, भारत में राजस्व को पैदा किया जाएगा, यहाँ से राजस्व वसूला जाएगा, उस पर काम करा जाएगा। और इसी के चलते हुए ये निर्णय लिया गया कि क्यों ना हम इनका वेतन भी कहाँ से लें, भारतीय राजस्व से प्राप्त करें। ठीक है, तो अब नियंत्रक मंडल के सदस्य या कर्मचारियों का वेतन किससे आएगा, का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट, कोई समस्या कुछ भी नहीं है। ध्यान से सुन लो एक एक चीज़। ठीक है, वेतन की व्यवस्था कर दी कि हम किससे देंगे, हम राजस्व से वेतन देंगे। अगली बात इसमें ध्यान रखना कि अभी हमने बताया था कि ये सारी शक्तियाँ, यानी कि जो मुख्य सेनापति या प्रधान सेनापति था उसकी शक्ति किसमें निहित कर दी गई थी, गवर्नर जनरल में निहित कर दी गई थी। और ये प्रधान सेनापति गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी उसका सदस्य होता था। तो अब अगर ये सदस्य हो या ना हो, परिषद का क्या निर्णय पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से, क्यों, क्योंकि सारी शक्ति तो हमने गवर्नर जनरल के अधीन करी ही थी। तो इसलिए प्रधान सेनापति की परिषद का सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। प्रधान सेनापति की परिषद का सदस्य होने की अनिवार्यता देख लेना भाई कैसे लिखा जाता है, अनिवार्यता देख लेना भाई, ये गलत हो सकता है। ठीक है, नेसेसिटी बोलते हैं, वर्तनी शुद्धि कर लेना। और अगर इसमें कोई डाउट होगा, वर्तनी शुद्धि गलत होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में सही वर्तनी डाल देना। ठीक है, दोबारा सुन लो, कमेंट सेक्शन में सही वर्तनी डाल देना, वर्तनी देख लेना एक बार कि प्रधान सेनापति की परिषद का सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। भैया लिटिल स्लो इन हिंदी। ठीक है, मेरी वर्तनी कहीं कहीं बहुत गड़बड़ कर देती है, सच्ची बता रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या लिखूँ। ठीक है, तो देख लेना कि इसमें क्या गड़बड़ हो रही है एक बार। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने 1793 का चार्टर अधिनियम। शक्तियों का विस्तार आने वाले सभी गवर्नर जनरल तक किया था कि ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में सीधा बनता है। ठीक है, यहाँ वेतन की बात हो रही है, वो भारतीय राजस्व से देंगे। और इसके अलावा प्रधान सेनापति का परिषद का सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। ठीक, तो ये रहा आपके सामने 1793 का चार्टर। इसके बाद नेक्स्ट है चार्टर कानून 1813। चलिए देखते हैं चार्टर कानून 1813। चार्टर कानून 1813। अब क्या करा जाता है, अब देखो धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी पे नकेल थोड़ी थोड़ी बढ़ने लग गई है। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं कि अब इसे अपने हाथ में लेना शुरू कर देते हैं। पहली चीज़, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिसे मैं EIC कह सकता हूँ, या मैंने लिखा ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी BEIC। तो BECI का क्या मतलब, इसका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या था कि अभी तक पूरे भारत में व्यापार पे अपना अधिकार था, यानी कि केवल इंग्लिश की तरफ से, इंग्लिश कंपनियों की तरफ से केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती थी। इस चार्टर कानून के द्वारा 1813 के द्वारा कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त करा गया। ध्यान से सुन लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि EIC के व्यापार एकाधिकार को समाप्त किया गया। व्यापार एकाधिकार को समाप्त किया गया, लेकिन ध्यान से सुनना, कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त किया गया। इसका मतलब यह है कि अब कोई और कंपनी आकर भी व्यापार कर सकती है। ठीक है, ब्रिटिशर्स की अंग्रेजी कंपनी आकर के भारत में क्या कर सकती है, व्यापार कर सकती है। लेकिन EIC के अधिकार को दो जगह बनाए रखा। पहला कि जो चाय का व्यापार है वो केवल कौन करेगा, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और चीन के साथ व्यापार ये केवल किसके अधीन रखा गया, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन रखा गया। यानी कि चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके कोई अन्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ सकती है और यहाँ आने के बाद व्यापार भी कर सकती है। पहला प्रावधान ये था। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रावधान इस चार्टर में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सीधा पेपर में आता है। देखिए, कोई भी दुनिया की किसी भी आप समुदाय में जाइए, कहीं पे भी जाइए,
सबसे पहले पेट भरने की बात शुरू होगी। जैसे ही पेट भरेगा उसके बाद अपने आप को मल्टीपल करने की कोशिश करी जाएगी। आप किसी भी स्पीसीज की बात करिए दुनिया में, यही यहाँ हो रहा था। अब अपने आप को एक तरीके से सेटल होता हुआ देख रहे थे अंग्रेज, इसीलिए यहाँ पर ईसाई धर्म को प्रमोट करना शुरू करा गया। यानी कि जो ईसाई मिशनरियाँ थी वो उन्हें अनुमति दी गई कि आप भारत जाइए और भारत में धर्म प्रचार प्रसार का काम करिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना कि ईसाई मिशनरियों को, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति, भारत में क्या मिल गई इन्हें? धर्म प्रचार की अनुमति मिली। कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में, इसे ध्यान में बिल्कुल रख लेना। ये कब मिली है? 1813 वाले चार्टर कानून के द्वारा, कि ईसाई मिशनरियाँ भारत आइए और भारत में क्या करिए? अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए। अच्छा, कोई बताएगा मुझे कि भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल है जो अपने धर्म प्रचार प्रसार की आपकी अनुमति देता है? आपको अगर पता है तो बताइए, नहीं पता मैं पढ़ाऊँगा, बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊँगा, एक एक चीज़ पढ़ाऊँगा, ठीक है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना, ठीक। दूसरी बात, अब देखिए हो क्या रहा है। 1793 के बाद क्या हुआ, मैं देखिए यहाँ ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ। यहाँ जो मैंने बात करी ना कि स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, जमींदारी बंदोबस्त जिसे कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू करा गया। उसके बाद रैयतवाड़ी आया, फिर महालवाड़ी आया। मैं यहाँ उनकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो जब मैं वहाँ पढ़ाऊँगा ना, सच कह रहा हूँ कि दिमाग के धागे भी खुल जाएंगे, आपको एक नया कंसेप्ट समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे भी होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ बस समझना कि अब एक बार क्या होता है, ध्यान से सुनना। अगर मान लेते हैं कि आपको कोई चीज़ मिली नहीं है, आप मान लीजिए एक राजस्व का 10 रुपये इकट्ठा करते हैं और अगली बार आपको वो 100 रुपये हो गए, तो जब वो 10 से 100 होंगे तो आपको मज़ा आएगा कुछ दिन। लेकिन जब आप 100 पे अटक जाओगे ना, तो तब आपके दिमाग में एक फितूर शुरू हो जाएगा कि अब इसे 100 के 1000 कैसे करने हैं, 100 के 1000 कैसे करने हैं। तो यही था, स्थायी बंदोबस्त में कुछ पैसा आना शुरू हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद सुई अटक गई, पैसा सीमित हो गया। उस सीमित पैसे को ख़त्म करने के लिए नई व्यवस्थाएं आई, और इसीलिए यहाँ क्या करा गया, इसमें ध्यान से समझना। इस चार्टर कानून के तहत भी क्या करा गया, जो स्थानीय सरकारें थी, स्थानीय प्रांतीय सरकारें, इन्हें क्या कर दी गई, इन्हें आम आदमी पर कर लगाने की अनुमति दी गई। ध्यान से सुनना, स्थानीय प्रांतीय सरकारों को नागरिकों पर कर लगाने की अनुमति, कि आप भी लगाइए, कि भैया हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पैसा, इकट्ठा करिए जैसे भी करना है। तो ये अनुमति भी किसमें दी गई, चार्टर कानून 1813 में। और यहाँ से एक बड़ा सुंदर सवाल और बनता है, पहली बार ब्रिटिशर्स ने अब ये सोचा कि भारतीयों की शिक्षा पे भी ध्यान देना है, इन्हें शिक्षित करना है। क्यों? क्योंकि जब इनके देश में रहना है, इनसे काम करवाना है, तो कब तक इन्हें ऐसे ही रखेंगे, इन्हें थोड़ा सा शिक्षित करते हैं, उस तरीके से शिक्षित करते हैं जिस तरीके से ये हमारे काम आ सकें, ठीक है। तो पहली बार ऐसा करा गया कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध करा गया, ठीक है। भारतीयों की शिक्षा पर प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया, ठीक है, कि भारतीयों की शिक्षा पर हम क्या करेंगे, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करेंगे। आज की क्लास कैसी रही? आपने 786 देखा, 1793 देखा और 1813 देखा। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगी। देखिए, आप बस अपनी मेहनत करिए। क्लास को मैं थोड़ा आगे इसलिए नहीं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि अगली क्लास अगर ले लूँगा तो थोड़ा लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इतना ही समझ करके चलना, कॉपी में अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए और थोड़ा सा मेहनत करिए, ठीक है। कल आपकी हिंदी की क्लासेस वगैरह आ जाएंगी, क्योंकि आदित्य सर अभी उपलब्ध नहीं है, उनका पेपर है, इसीलिए वो नहीं आ पाए, ठीक है। कल आपकी हिंदी की क्लास आ जाएगी, रीजनिंग की क्लासेस शुरू हो जाएंगी आपकी, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक। बाकी उत्तराखंड की क्लास बिल्कुल आप तक पहुँचेगी। अभी किसी ने मुझे कमेंट भी किया था, सर उत्तराखंड की क्लास प्लीज़
आप टेंशन मत लीजिए, उत्तराखंड की क्लास आ जाएगी, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और बिल्कुल डीप पढ़ाऊंगा मैं उत्तराखंड में, बिल्कुल ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा कि ऊपर ऊपर से ये काम चलाऊँ। आपको पता ही है कि अपनी क्लास का सीधा मोटो सिखा करके तो मानेंगे ही, सिखाएंगे तो है ही। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। हंसते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने सपनों को साकार करिए। और देखिए एक दिन जो पड़ोसी ताना मारता है ना, या जो लोग तुम्हें ताना मारते हैं, उनके ताने का जवाब आपके लड्डू से देना हमें। ठीक है, तो चलिए मेहनत करते हैं साथ मिलकर के दोस्तों। फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।